कुमार के द्वारा लिखित। इसमें चिड़िया की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार मानव पक्षियों को पिंजरे में रखना चाहता है और अपना मन बहलाना चाहता है, लेकिन चिड़िया की बच्ची अपनी माँ की गोद में जाकर सोना चाहती है। वह चाहती है कि जो संध्या के समय उसकी माँ उसकी बाट यानी प्रतीक्षा निहार रही होगी, इसलिए वह बहाना करके उसके पास से उड़ जाती है। माँ की गोद को बहुत ही एक आनंदपूर्वक ढंग से बिताने के लिए बताया गया है, क्योंकि माँ की गोद जितना आनंद कहीं पर भी नहीं है। तो इसमें माधवदास एक बहुत ही अमीर व्यक्ति होता है। उसकी संगमरमर के पत्थर से बनी हुई कोठी है और कोठी के सामने ही बहुत ही सुहावना बगीचा भी बना है। वह कला प्रेमी है, उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। पेड़ पौधों रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास बहुत अधिक है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान में कई प्रकार का रंग आ जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे यानी तकिया के सहारे वह गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की सुंदर छटा को निहारते हैं यानी देखते रहते हैं। क्योंकि शाम का जो समय होता है वह बहुत ही लुभावना होता है और सेठ माधवदास अपने समय को बिताने के लिए, समय पास कर प्रकृति का आनंद उठाने के लिए बैठ जाते हैं। उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं यानी मनोरंजक बातें करते हैं, और नहीं तो फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो हुक्का मद्यप ये क्या करते हैं, हुक्के से एक हम आपने देखा होगा हुक्का चिलम, ठीक है, तो उसको पीते हुए उसकी जो नाली है, हुक्के की जो नाली है, उसको मुख में रखकर ख्याल ही ख्याल में यानी विचारों में खोए हुए संध्या के समय को स्वप्न की तरह बिता देते हैं। आज कुछ बादल बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था, यानी कभी बादल आ रहा था, कभी धूप आ रही थी। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे यानी गोल तकिए के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, अर्थात उन्होंने सभी प्रकार के सुख सुविधाएं भोगी हैं, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है, इसका अर्थ है कि उनके पास संपूर्ण सुख सुविधाएं होते हुए भी वह अकेलापन महसूस करते हैं। एक दिन शाम के समय देखते देखते गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई। ज़रा ज़रा मैंने थोड़ी थोड़ी। अब आप देखिए इस ज़रा ज़रा में जय के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, ये फारसी लिपि का शब्द है जिसका अर्थ है थोड़ी थोड़ी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, यानी चमकदार स्याह का मतलब क्या होता है, चमकीले और थोड़े से नीले और काले रंग में। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और वह थोड़ी सी देर के लिए आराम करने बैठ गई। कभी पर हिलाती यानी पंख हिला रही थी तो कभी इधर से उधर फुदक रही थी। बहुत खुश हो रही थी और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी, ची ची की।
माधवदास को वह चिड़िया बहुत ही अच्छी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मैंने यानी वो अपने मन से इधर उधर फुदक फुदक कर घूम रही थी। उसे स्वतंत्रता प्रिय थी, यानी वो प्रकृति का नज़ारा उनका आनंद लेते हुए इधर उधर हिल डुल रही थी। कुछ देर तक उस चिड़िया की इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह बहुत कुछ भूल गए थे, यानी अपने घर संसार की सब बातें वो भूल चुके थे। वह चिड़िया को ही देखते हुए खोए हुए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, अरे तुम बड़ी अच्छी हो, यह बगीचा तुम लोगों के बिना कितना सूना लगता है। सूना मैंने सुनसान, क्योंकि उसमें कोई नहीं आता था। सुनो मेरी चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यानी बिना किसी डर के तुम यहाँ पर आ जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, यानी चिड़िया ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर देखा कि बात उससे ही की जा रही है, तो वह अचानक से घबरा गई और अपने संकोच को जीत कर बोली, यानी हिचकिचाहट को दूर करके बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ पर टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ हाँ, बगीचा तो मेरा ही है और यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सब को तुम अपना ही समझो। यह सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ मत, यहीं पर बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश हो रहा है। चिड़िया बहुत हिचकिचाहट में आ गई। उसे पता हो गया, उसे जान गई वह कि उससे गलती तो हो गई कि अब यहाँ तक बैठी हुई है। उसने थिरकना बंद कर दिया। वह भयभीत होकर डर कर बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करो। माधवदास ने कहा, अरे मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, उसमें कोई भी नहीं रहता, न ही उसमें कोई चहचहाता है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, यानी तुम्हें देखकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। तुम कितनी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों नहीं रह सकती? चिड़िया बोली, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए मैं थोड़ी देर घर से उड़कर आ गई थी। अब सांझ हो गई है, यानी संध्या का समय हो गया है और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें, चिंता ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, यानी चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, यानी सूना है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सारा सोना, मोती, हीरे जवाहरात हैं। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा कर दूंगा। उसमें मोतियों की झालर लटका दूंगा। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। तुम अपनी माँ के पास जाकर बताओ क्या करोगी। तुम यहाँ सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत अधिक डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़कर जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुत देर से सुनहरी धूप देख रही होगी और मेरे आने की
राह देख रही होगी। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं अपने पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ प्रतीक्षा देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। माधवदास ने कहा, अरे भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी, फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? तुम्हें नहीं जानती। माधवदास बोले, तुम भोली हो चिड़िया, तुम मुझे नहीं जानती, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगोगे मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जाति है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास कहता है, चिड़िया, तू पूरी तरह से अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ, यानी तुझे बहुत अधिक धन संपत्ति दे सकता हूँ। चिड़िया कहती है, तुम तो सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ की बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ हूँ, मुझे बहुत प्यार करती है मेरी माँ, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या करूँगी? मैं माला माल शब्द का अर्थ भी नहीं जानती। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ कहता है, अरे चिड़िया, तुझे तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती। सोना क्या होता है? उसकी तो पूरे संसार को तृष्णा रहती है, प्यास रहती है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर पड़ा हुआ है। तेरा घर समूचे सोने का होगा, समूचे यानी पूरी तरह से सोने से बनवा दूंगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी और तू उसके भीतर थिरक थिरक कर, फुदक फुदक कर मुझे खुश करती रहना। तेरा भाग्य भी खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया कहती है, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ कहता है, तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत खुल जाती है। तू अभी संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की तो संख्या मुझे खुद भी नहीं पता, यानी अनगिनत दास दासियाँ हैं। पर तुझसे मेरा मन बहुत खुश हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? सेठ, मैं तो नादान हूँ, मैं कुछ समझती ही नहीं, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ मेरी बाट प्रतीक्षा देख रही होगी। सेठ, अच्छा ठहर जा, ठहर जा। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं, अनगिनत, जिनकी कोई गिनती ना की जा सके। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे अलग अलग रंग के हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने, इस सुंदरता के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसा रंगीन तेरा शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, यानी सोने से मढ़कर मैं तुझे सोने की तरह कीमत प्रदान करके तुझे और अधिक मूल्यवान बना दूंगा। तूने मेरा मन खुश किया है, तू मत जा, तू यहीं पर रह जा। चिड़िया कहती है, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ कहता है, अच्छा चिड़िया,
जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उस बटन के दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया और सेठ माधव दास के पास आकर खड़ा हो गया। यह सब कुछ क्षण भर में ही हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत माला माल कर दूंगा। माँ तुम्हारी प्रतीक्षा देखती होगी, पर कल आ जाना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के लिए कोशिश करने लग गया। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ चली जाना, अभी तो उजाला है, प्रकाश है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो गई और चारों ओर देखती रही। चौकन्नी मैंने सावधान होकर चारों तरफ देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतने में और हाल सुनाओ और इसको अपना घर ही समझो, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी बहुत दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता पता नहीं चलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी ज्ञात हुआ, उसने जाना कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। एक कठोर स्पर्श यानी कोई उसको छू रहा है, उसके शरीर को छू रहा है कठोर कठोर हाथों से। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम से उड़ गई। वह जोर से चिल्लाई, ची ची करके, और फटाफट उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे से वह बाहर भी नहीं आ सकी। तब तक वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, अर्थात रोने लगी, और अपनी माँ से सुबक सुबक कर रोती रोती कहने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची काँप काँप कर अपनी माँ की छाती से और अधिक चिपक गई। बोली कुछ भी नहीं, बस सुबकती रही, रोती रही और कहती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढांढस बंधा, ढांढस मैंने उसे सहानुभूति मिली। अपनी माँ से उसे धैर्य बंधाया उसकी माँ ने, और वह तब पलक मीच कर उस छाती से ही चिपक कर सो जाती है, और जैसे अब पलक कभी नहीं खोलेगी, इस प्रकार से वह सोई रही। इस प्रकार इस पाठ में पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही वात्सल्य और करुणामयी तरीके से इसकी प्रस्तुति की गई है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार पक्षियों के जीवन को बर्बाद कर देता है, उन्हें पिंजरे में रख कर उनकी पूरी स्वतंत्रता को खो करके अपना जी बहलाता है। तो इस सभ्य समाज से यह उम्मीद की जाती है कि वह कभी भी पक्षियों को अपनी निजी धरोहर बनाकर ना रखें। अर्थात जो जैनेंद्र कुमार लेखक हैं, उन्होंने इस पाठ का माध्यम यही तो बनाया है कि वह मानव मात्र को यह सीख दे सके कि कभी भी हमें पक्षियों को अपनी निजी धरोहर बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। धन्यवाद।